हाय एवरीवन, डॉक्टर सचिन अंडा दिस साइड। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को। तो आप सभी लोग मेरे को जानते ही हो, मैंने अपनी एमबीबीएस रशिया से पूरी करी है और अभी मैं अपनी इंटर्नशिप कर रहा हूँ गंगानगर राजस्थान में। तो काफी टाइम से हम लोग इस चैनल के ऊपर एमबीबीएस अब्रॉड के टॉपिक्स को डिस्कस करते आ रहे हैं। फाइनली आई हैव रियलाइज्ड कि एज अ मेडिको, एज एन इंटर्न, मेरी उन टॉपिक से बढ़ के भी कुछ ड्यूटीज हैं। एंड अभी से जितनी सारी वीडियोस हम लोग इस चैनल के ऊपर बनाएंगे उनमें काफी सारी हम लोग डिजीजेस को डिस्कस करने वाले हैं। इंडिया की बहुत कॉमन एंड बहुत इंपॉर्टेंट डिजीजेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। डिजीजेस के सारे एस्पेक्ट हम लोग कवर करेंगे, उनके साइंस, उनके सिम्टम्स, उनका ट्रीटमेंट। एंड सोल पर्पस इन वीडियोस को बनाने का यही है कि जो नॉन मेडिकोज हैं हमारी कंट्रीज के, स्पेशली जो गांव के लोग हैं जिन्हें ज्यादा अवेयरनेस नहीं है इन बीमारियों के बारे में, उनके साथ अपनी नॉलेज को डिस्कस किया जा सके। तो वीडियो रहेगी एकदम इंटरेस्टिंग एंड उससे भी ज्यादा सुपर इंफॉर्मेटिव। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहली जो डिजीज होगी जिसे हम लोग डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में वो है डेंगू। इसे आप लोग डेंगू के नाम से भी बोलते हो। तो अगर किसी को भी फीवर हो जाता है और आपकी प्लेटलेट्स गिरने लग जाती हैं तो लोग तुरंत बोलते हैं कि इसे डेंगू हो गया। लेकिन क्या हर फीवर डेंगू होता है? प्लेटलेट्स का कितना लेवल है जो गिर जाने के बाद वो डेंजरस कहलाता है? पपाया लीफ का जो जूस हम लोग जिसके बारे में बात करते हैं, क्या वो सच में काम करता है या फिर वो सिर्फ एक मिथ है? तो इन ढेर सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डेंगू होता कैसे है। तो गाइस डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो एडीज मॉस्किटो के बाइट करने से स्प्रेड होता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो मॉस्किटो होता है ये गंदे पानी में ब्रीड नहीं करता, यानी गंदे पानी में रिप्रोड्यूस नहीं करता। ये ब्रीड करता है क्लीन वाटर में। एंड ये मॉस्किटो ज्यादातर डे टाइम में बाइट करता है, स्पेशली सनसेट के टाइम पे और अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे। इसलिए अगर आप लोग रात को मॉस्किटो नेट लगाते हैं तो वो प्रोटेक्शन की गारंटी नहीं देता। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेंगू के सिम्टम्स के बारे में। तो गाइस डेंगू जो फीवर होता है वो यूजुअली सडन स्टार्ट होता है। इसमें आपको हाई फीवर देखने को मिलेगा, 102 से 104 डिग्री के बीच में वेरी करता है फीवर। उसके साथ साथ आपको सीवियर हेडेक देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपको आई पेन फील होगा, स्पेशली आंखों के पीछे आपको दर्द फील होगा। उसके साथ आपको मसल पेन देखने को मिलेगा, ज्वाइंट पेन देखने को मिलेगा, बॉडी वीकनेस आपको फील होगी एंड स्किन रैशेस भी आप लोगों को दिखाई देंगे। एंड इसको इसी वजह से ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। जो सिम्टम्स हम लोगों ने डिस्कस किए वो आपको जनरली देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कुछ और सिम्टम्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि नोजिया, यानी कि वॉमिट करने का आपका मन होता है लेकिन वॉमिटिंग होती नहीं है। उसके अलावा वॉमिटिंग आपको देखने को मिल सकती है। उसके अलावा भूख ना लगना, यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट। उसके साथ आपको माइल्ड ब्लीडिंग गम्स भी दिख सकता है, यानी कि गम्स में आपको हल्की ब्लीडिंग भी दिख सकती है। उसके अलावा नोज ब्लीडिंग भी आपको दिखाई दे सकती है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फेजेस ऑफ डेंगू की। अगर आप लोगों को डेंगू को बहुत अच्छे से समझना है तो इसके फेजेस को जानना बहुत जरूरी है। टोटल 3 फेजेस हमें देखने को मिलते हैं डेंगू में। फेज 1 होता है फेब्राइल फेज, फेज 2 होता है क्रिटिकल फेज एंड फेज 3 होता है रिकवरी फेज। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फेज 1 की, जिसे बोलते हैं फेब्राइल फेज। ये वाला फेज 2 से 3 दिन के लिए होता है। इस फेज में आपको हाई फीवर देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ आपको बॉडी पेन होगा, उसके साथ साथ आपको सीवियर हेडेक भी देखने को मिलेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस स्टेज पर आपको प्लेटलेट्स नॉर्मल भी मिल सकते हैं एंड यही रीजन होता है कि अर्ली डेंगू टेस्ट जो होता है वो नेगेटिव भी आ सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे फेज के बारे में, जिसका नाम होता है क्रिटिकल फेज। एंड ये सबसे डेंजरस फेज माना जाता है। ये फेज यूजुअली आपका फीवर कम होने के बाद स्टार्ट होता है। लोग सोचते हैं कि फीवर कम हो गया यानी कि पेशेंट ठीक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये वाला फेज सबसे रिस्की फेज होता है। इस स्टेज में पेशेंट्स के प्लेटलेट्स गिरते हैं, उसके साथ साथ प्लाज्मा लीक होता है, उसके साथ साथ ब्लीडिंग का रिस्क भी बढ़ता है। और यही वो स्टेज होती है जिसमें पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत पड़ सकती है। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे फेज की, जो है रिकवरी फेज। अगर पेशेंट सेफली क्रिटिकल फेज क्रॉस कर लेता है उसके बाद आता है रिकवरी फेज। इस फेज में प्लेटलेट्स वापस इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, उसके साथ साथ यूरिन आउटपुट आपका इंप्रूव होना शुरू हो जाता है, एपेटाइट जो होती है वो आपकी वापस आ जाती है, और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी एनर्जी होती है वो आपकी वापस आपको फील होने लग जाती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो हर इंसान के दिमाग में होता है कि डेंगू के टाइम पे प्लेटलेट्स क्यों गिरते हैं। गाइस जो डेंगू का वायरस होता है वो बोन मैरो को टेम्परेरी सप्रेस कर देता है, और जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो प्लेटलेट्स को ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। एंड इसी वजह से आपका प्लेटलेट काउंट गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ
प्लेटिलेट का काउंट गिरना डेंजरस नहीं होता, पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्लेटिलेट नंबर्स की, यानी कि कितने लेवल से अगर प्लेटिलेट नीचे गिरता है तो वो डेंजरस माना जाता है। गाइस, जो नॉर्मल प्लेटिलेट्स का काउंट होता है वो होता है 1.5 से लेके 4 लाख के बीच में। डेंगू में अगर आपके प्लेटिलेट्स 1 लाख तक आ जाते हैं तो उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर आपके प्लेटिलेट्स 50,000 तक आ जाते हैं तो इसका मतलब आपको मॉनिटरिंग की जरूरत है। अगर प्लेटिलेट्स 20,000 के नीचे आ जाते हैं तो रिस्क काफी बढ़ जाता है, और अगर प्लेटिलेट्स 10,000 के नीचे आ जाते हैं तो ब्लीडिंग का रिस्क बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर पेशेंट स्टेबल है और ब्लीडिंग नहीं हो रही तो आपको प्लेटिलेट ट्रांसफ्यूजन की जरूरत हर केस में नहीं पड़ती। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेंजर साइंस ऑफ डेंगू के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब जो साइंस मैं डिस्कस करने वाला हूं, अगर ये साइंस आपको दिखाई देते हैं तो आपको हॉस्पिटल में जरूर जाना है। परसिस्टेंट वोमिटिंग, अगर आपकी वोमिटिंग लगातार हो रही है, उसके अलावा सीवियर अब्डोमिनल पेन, आपको बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है, उसके अलावा ब्लीडिंग गम्स यानी कि मसूड़ों में से अगर आपको खून आ रहा है, उसके अलावा नोज ब्लीडिंग, अगर नाक से आपको खून आ रहा है, ब्लैक स्टूल यानी कि आपके स्टूल का कलर, आपका फीकल मैटर ब्लैक कलर का आ रहा है, एक्सट्रीम वीकनेस, आपको बहुत ज्यादा कमजोरी फील हो रही है, उसके अलावा ब्रीदिंग डिफिकल्टी, अगर आपको सांस लेने में काफी दिक्कत आ रही है, एंड यूरिन आउटपुट कम होना, अगर आप जितना यूरिन नॉर्मली जाते हो और उसके मुकाबले आपका यूरिन आउटपुट काफी कम आ रहा है, तो आपको इन साइंस को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना और आपको सडन एक्शन लेते हुए हॉस्पिटल जाना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेंगू टेस्ट की कि कौन सा टेस्ट हमें कब करवाना चाहिए। डे 1 से डे 3 के बीच में NS1 एंटीजन टेस्ट सबसे यूजफुल होता है। डे 5 के बाद IgM एंटीबॉडी टेस्ट यूजफुल होता है। तो इसलिए अर्ली नेगेटिव रिपोर्ट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपको डेंगू नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, जो है ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली बात कि डेंगू का कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं होता। ट्रीटमेंट आपका यूजुअली सपोर्टिव होता है। अगर आपको फीवर है तो आप उसके लिए पैरासीटामोल लेते हो, उसके अलावा एडिक्वेट फ्लूइड आपको लेना होता है, उसके अलावा ORS आपको लेना होता है, उसके अलावा कोकोनट वाटर आपको काफी कंज्यूम करना होता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी मसल टूट जाती है, आपका बॉडी पूरा रेस्टलेसनेस के मोड में आ जाता है, तो आपको रेस्ट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज की ऐसी कौन सी दवाइयां हैं जो आपको डेंगू के टाइम पे अवॉइड करनी चाहिए। आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफिनेक एंड एस्पिरिन, ये तीनों दवाइयां आपको अवॉइड करनी होती हैं डेंगू के टाइम में, क्योंकि ये तीनों दवाइयां ही ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ाती हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक मिथ के बारे में बात करते हैं जो काफी ज्यादा कॉमन है स्पेशली गाँव में, कि पपाया के लीफ का जूस डेंगू में हेल्पफुल होता है या फिर नहीं होता। देखो यार, ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जिसमें ये बताया गया है कि पपाया के लीफ का जूस आपकी प्लेटिलेट्स को इंक्रीज करता है, लेकिन अगर आप उसे लिमिटेड क्वांटिटी में लेते हो तो उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता, यानी कि आप पपाया के लीफ का जूस ले सकते हो। लेकिन जो रियल ट्रीटमेंट होती है डेंगू में वो होती है हाइड्रेशन, उसके अलावा मेडिकल सुपरविजन, उसके अलावा मॉनिटरिंग। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है या फिर आपको जानना है कि डेंगू में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट क्या होता है, तो वो होता है फ्लूइड। एडिक्वेट हाइड्रेशन यानी कि पर्याप्त मात्रा में लिक्विड को कंज्यूम करना डेंगू मैनेजमेंट की बैकबोन होती है। पेशेंट को ORS, कोकोनट वाटर, लेमन वाटर, नॉर्मल वाटर एंड सूप रेगुलरली लेना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि डेंगू से बचाव कैसे करना है, क्या क्या करके हम लोग डेंगू से बच सकते हैं। तो प्रिवेंशन इज द बेस्ट मेथड, प्रिवेंशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, यानी कि मॉस्किटोज की जो ब्रीडिंग है वो रोकना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। वाटर कंटेनर्स आपके घर में जितने हैं उनको आपको कवर करके रखना है। कूलर का पानी आपको रेगुलरली चेंज करना है। फ्लावर पोट्स जितने सारे होते हैं उनमें पानी इकट्ठा ना होने दें। फुल स्लीव्स के कपड़े पहने एंड उसके अलावा मॉस्किटो रिपेलेंट जरूर यूज करें। फाइनली मैं यही बोलूंगा कि जो मोस्टली डेंगू के केसेस होते हैं वो माइल्ड होते हैं और प्रॉपर हाइड्रेशन और मॉनिटरिंग से सेफली रिकवर हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको वार्निंग साइंस दिखते हैं जो मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं तो आपका हॉस्पिटल एडमिट होना बहुत जरूरी है। उन साइंस को आपको इग्नोर नहीं करना है। इसलिए सबसे पावरफुल प्रोटेक्शन आपकी अवेयरनेस है। तो खत्म करते हैं हम लोग इस वीडियो को, और आज के वीडियो में हमने डेंगू को डिस्कस किया है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। आपको समझ में आया होगा कि डेंगू किस तरीके से काम करता है, डेंगू के साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, डेंगू का ट्रीटमेंट क्या होता है और किन किन चीजों से आप डेंगू से बच सकते हो, क्या क्या आपको करना चाहिए। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, शेयर करना सभी लोगों के साथ। मिलेंगे हम लोग बहुत जल्दी एक इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिलीज का ध्यान रखो। टेक केयर, बाय बाय।